Hello guys, I am Krishna Kumar and you are welcome now on my YouTube channel The Gurukul Learning। कल मैंने आपको हिस्ट्री लेसन 1 बताया था, शायद आप लोगों को लर्न हो गया होगा। आज मैं फिर उसे आगे का लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो लाइक एसएससी, जीके करंट अफेयर्स या सीजीएल जीके करंट अफेयर्स या बिहार लोक सेवा आयोग का जो पेपर होने वाला है उसमें भी जीके करंट अफेयर्स आता है, या डीएसएसबी का हुआ अभी एमआरएस का पेपर होने वाला है, तो हर पेपर में जीके और करंट अफेयर्स रहता है। तो आप इस तरह के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि हमारा 7-8 नंबर से मैं शॉर्ट जाता हूँ कंपटीशन में, तो आप जिस भी टीचिंग कोचिंग का आपने पढ़ने के लिए ले रखा होगा तो आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पता है कि जीके और करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है, तो जहां से भी कुछ सोर्स मिले वहां से ले लेना चाहिए रिसोर्सेज। नहीं तो होता क्या है, आपको पता होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका 1 नंबर से कंपटीशन में रह जाता है, कोई 0.50 से रहता है, 0.25 से रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक कोचिंग सेंटर पर आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। कई यूट्यूब चैनल है जिस पर आप सर्च करके पढ़ सकते हो। उसमें क्या होगा, आपका ज्ञान का जो भंडार है जीके और करंट अफेयर वो बढ़ेगा। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन में आपका नाम आया है और 7-8-10 नंबर से आप शॉर्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे चैनल को आप जरूर देखिए। इससे क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर्स और जीके है उसमें वृद्धि होगी और आपका जो गोल है वो वहां तक आप जल्दी पहुंचोगे आप, है नहीं। तो इसलिए हमारा जो चैनल है जो द गुरुकुल लर्निंग है उसको आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले और रोज आप करंट अफेयर जीके के लिए हमारे क्लास को आप अटेंड करें। आगे आज इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो कि आग की खोज करने का श्रेय किस आदि मानव को जाता है। आग की खोज करने का श्रेय किस आदि मानव को जाता है नहीं। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आग की खोज करने का श्रेय जिस आदि मानव को जाता है उसका नाम है होमो जिस समय आप क्लास ले रहे हो उसी समय कोशिश करें कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी क्लास को इसलिए भी आप अटेंड करें ताकि आपका सारे क्वेश्चन जो है क्लास में ही क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करता हूं अपने क्लास में कि जितने मैं क्वेश्चन कराऊं वो आपको उसी समय याद हो जाए। तो अगर आप 15-20 मिनट हमारे साथ आप रह सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो कोशिश कीजिए कि वो 15-20 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आग की खोज करने का श्रेय किस आदि मानव को जाता है। तो आग की खोज जो जिसने किया था है ना, उसका होमो एरेक्टर जो है आदि मानव है नहीं, उसका नाम जाता है, उसने आग की खोज किया था। दूसरा जो है प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था। क्रो-मैग्नन। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था, तो क्रो-मैग्नन। लर्न कर लो आप, ये दोनों इंपोर्टेंट है कि आग की खोज करने का श्रेय किस आदि मानव को जाता था, तो होमो इरेक्टर। पहला है होमो इरेक्टर जो आग की खोज करने का श्रेय होमो इरेक्टर जो आदि मानव था उसको जाता है। और प्रारंभिक पूर्व मानव का किस नाम से जाना जाता था, तो क्रो-मैग्नन। प्रारंभिक जो पूर्व मानव था उसको क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता है। जहां तक इसका ग्रंथ है, आप जहां तक जो ग्रंथ है ये भी जहां तक किसका ग्रंथ है, तो जहां तक जो ग्रंथ है वो भी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो सिंधु मैंने कल हड़प्पा के बारे में बताया था, उसका मुख्य पेशा था क्या था, पशुपालन था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा आता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो पेशा था वो क्या था, व्यापार था। वो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्योंकि
वह आगे बढ़ चुका था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वह काफी आगे बढ़ चुके थे, वो इकट्ठे रहते थे। वह इतिहासकार जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। इतिहास की जब बात करते हैं तो हेरोडोटस का नाम कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने ही बताया था, वो प्रथम यूनानी इतिहासकार भी था। तो जो इतिहासकार है वह इतिहासकार जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। एक्चुअली इतिहास 3 भागों में, एक प्राक इतिहास है, दूसरा है आद्य माध्य इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। जो प्राक इतिहास है उसका क्या हो, जो प्राक इतिहास है उसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है लिखित का, उसको कहते हैं प्राक इतिहास। लेकिन दूसरा जो मध्यकालीन जो इतिहास है उसका स्रोत तो है लिखित, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका है आज तक, उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। किसका? मध्यकालीन जो है इतिहास, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिपि तो अवेलेबल है लेकिन पढ़ा नहीं सका। लेकिन जो तीसरा आधुनिक इतिहास है उसमें तो आपको पता है सब कुछ का वर्णन है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सेल्लेरियस नामक जो इतिहासकार था उसने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। सेल्लेरियस। इस चीज को आप लर्न कर लो। सेल्लेरियस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा, पहला प्राक, दूसरा माध्य और तीसरा आधुनिक इतिहास। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये जितने भी एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन आते हैं या पीसीएससी क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार, कभी ना कभी आपने नाम सुना होगा, पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति जो संबंधित है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था। इस चीज को आप लर्न कर लो। जो मनुस्मृति जो संबंधित है वह समाज व्यवस्था से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का मंता काल कितना है? जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है कितने से कितने ईसा पूर्व का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो मंता काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का था। 1750 ईसा पूर्व। याद कर लो, इसको लर्न कर लो, याद कर लो। हड़प्पा सभ्यता का जो मंता काल था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का था। ऋग वैदिक संस्कृति का मंता काल कब तक का था? जो ऋग वैदिक संस्कृति सबसे प्राचीनतम है उसका मंता काल कब का था? तो उसका था 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देख लो आप, जो ऋग वैदिक संस्कृति का मंता काल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। तो ये सब आप याद करते रहो। जो हड़प्पा सभ्यता का मंता काल है वो 2500 से 1750 तक का है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था संबंधित है। मैं चाहता हूं कि आप लास्ट तक बने रहो ताकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं साथ साथ अगर आप 15 से 20 मिनट आप यूट्यूब पर हैं तो इतने टाइम में आप क्या हो सारा ये क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊं आपको लर्न करवा दूं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था। क्या नाम था? अवंतिका। अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम जो राजधानी थी उसको आप राजगिरी भी बोल सकते हैं, राजगिरी। और दूसरा इसका नाम एक और है, दूसरा है गिरिव्रज। क्या है? गिरिव्रज। गिरिव्रज। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। और
मैं मगध की प्रथम राजधानी बता रहा था। मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो उसको गिरिव्रज के नाम से जाना जाता था और उसका दूसरा नाम राजगिरी भी था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कौन सा है? बुद्ध का महापरिनिर्वाण करते हैं, उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस स्थल का नाम है कुशीनगर। आप जानते होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपके दिमाग में हो भी और हो सकता है आपके दिमाग में नहीं भी हो। तो मैं ये कह रहा था कि ये सब चीजें होता है क्या, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कई बार जब उस समय 1 नंबर 2 नंबर से अगर इंसान रह जाता है तो बहुत बहुत अफसोस होता है। अगर आपका जीके करंट अफेयर्स अगर आपका कमजोर है तो हमारे साथ आप जुड़े, और आपका जो 7-8 नंबर से आप कहीं किसी एग्जाम में आप शॉर्ट करते हैं तो 100% मैं आपको दावा करता हूं, अगर आप जीके के साथ करंट अफेयर के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको निसंदेह जो आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो पहले उसमें आप आ जाएंगे। आप तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में है? बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में है? तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना जो है पाली भाषा में है। किस भाषा में? पाली भाषा। पाली उसमें की भाषा होती थी, तो उसमें जो बौद्ध धर्म के जितने भी रचना होता था उसको पाली भाषा में लिखा जाता था। बुद्ध के गीत त्याग का प्रतीक क्या है? ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि एसएससी के पेपर में आप देते हो या जो रेलवे का पेपर जो होता है छोटे लेवल का जैसे पेपर से होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब बुद्ध के गीत त्याग का प्रतीक ऐसे आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये बहुत मैं कहीं हाई लेवल का जो बुक्स है वहां से सब संकलन किया जाता है, और जितने भी इसमें है सारा एनसीईआरटी के बुक से संकलित है। आपको बता रहा हूं मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी पढ़ाई करते हो जो एनसीईआरटी के बुक है या एससीईआरटी के बुक है उसको आप रखकर आप पढ़ें। तो बुद्ध के जो गीत त्याग का प्रतीक था कौन था? आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूं इसके पहले कहानी क्या बताऊंगा, छोटा सा है। पता है बुद्ध जब वन को जा रहे थे तो प्रथम दिन गए थे, दूसरे दिन गए थे, तो तीसरे दिन गए थे, उसके बाद जाना ही छोड़ दिया था। तो क्या हुआ था? वो रथ पे जा रहे थे, रथ में घोड़ा था, उसी को घोड़ा को प्रतीक माना जाता है। बुद्ध के गीत त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। मतलब घोड़ा पर उनके दिमाग में कोई विचार आया है नहीं, और क्या हुआ, उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर वो चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? जैन धर्म में जो कुल तीर्थंकरों की जो संख्या है 24 है, 24। जैन धर्म में टोटल जो तीर्थंकर है कितने हैं? 24। उसके बाद अशोक ने अपने लेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया? अशोक ने, आपको पता होगा, अशोक अपने राज्य का जब विस्तार किया था तो काफी उन्होंने मारपीट, काफी हिंसा हुई थी। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उन्हें शिलालेख पे हर जगह बुद्ध का प्रचार किया था। तो उनकी जो भाषा थी, अशोक ने अपने लेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो अर्धमागधी, उस भाषा का नाम है अर्धमागधी। अर्धमागधी, मागधी, याद रहेगा आपको, अर्धमागधी। अशोक ने अपने अभिलेखों में किस प्राकृत मतलब किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी। उसके बाद कौटिल्य, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप ये लर्न कर लें। जो कौटिल्य था उसको चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। और चाणक्य को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य जो था उसी ने अर्थशास्त्र की परिकल्पना की थी, इसलिए उनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है चाणक्य को। तो और कौटिल्य चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो इसका आंसर है पंचतंत्र।
क्या आंसर है इसका? पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की जो राजधानी थी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी कहां थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक का नाम आपने सुना होगा, अभी भी जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होता है उसमें चरक के नाम से बहुत सारे संस्था खुले हुए हैं, बहुत सारी दवाइयां बनती है। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो राज चिकित्सक थे कनिष्क के। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क जो राजा था उसके राज चिकित्सक कौन थे? चरक। और मणिमकलई के लेखक, मणिमकलई आपको मैंने कल बताया था, जो मणिमकलई है तमिल भाषा में है, लेकिन कई लोगों को उसमें गलतियां हो जाती है। ये जो मणिमकलई है उसमें जो वर्णन किया गया वो हिंदू धर्म से संबंधित है। मणिमकलई तो कहता है कि मणिमकलई का लेखक कौन है? तो मणिमकलई का जो लेखक है शीतले सितेनार। मणिमकलई का लेखक कौन है? शीतले सितेनार। अब गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था अपने वो कला स्थापत्य के लिए, कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग भारत में कितने साल रहा था? आपको पता है ह्वेनसांग चीन से भारत आया था, और जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो उसमें उन्होंने अध्ययन करने के लिए आया था ह्वेनसांग। उस समय जो भारत की जो संस्कृति है उस पर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है उन्होंने। वो चीन का रहने वाला था और समुद्री मार्ग के थ्रू उस समय भारत में पढ़ने के लिए उद्देश्य से आया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ह्वेनसांग जब भारत में कितने साल रहा? तो ह्वेनसांग भारत में करीब करीब पूरे 14 साल रहा है। 14 साल याद रहेगा आपको। ह्वेनसांग भारत में कितने साल रहा? तो ह्वेनसांग भारत में 14 साल रहा है। हितोपदेश का लेखक कौन है? हितोपदेश का जो लेखक है नारायण पंडित। नारायण पंडित। गुप्त वंश का वो राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, कौन था वो राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका था? उसका नाम था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वो राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था उसका नाम क्या है? स्कंदगुप्त है। और आगे हम जब बढ़ते हैं तो उसमें यह है कि ह्वेनसांग जब भारत यात्रा के समय जब ह्वेनसांग आया था तो उस समय सूती जो कपड़ा है उसके उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नगर था? ह्वेनसांग जब भारत में आया था उस समय सूती कपड़े के उत्पादन में कौन सा नगर विकसित था? जानते होंगे आप शायद, है ना? जो प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था सूती वस्त्र के लिए। मथुरा जो दिल्ली के नजदीक है, अभी दिल्ली के जो बगल में है मथुरा, वह सूती वस्त्र के लिए उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था जिस समय ह्वेनसांग भारत यात्रा किया था। नेक्स्ट जो है शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की जो स्थापना की थी उनका नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना किया था। उसने क्या किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम राजा था जयद्रथ का, उसने वध कर दिया था। किसने?
इसने बंद किया था कुछ मित्र ने, उसको बंद करके फिर वहां आसुन वंश की उसने स्थापना की थी। इसको आप याद रखना। तो करीब करीब मैंने आज जितना मैंने आज को कराया है, ये आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा, और नहीं तो आप थोड़ा 5 मिनट और लर्न लें और इसको आप लर्न कर लें। और आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें आपका जीके या करंट अफेयर्स में आप थोड़ा वीक हैं, आपको लगता है कि 5, 7, 8 नंबर से मैं शॉर्ट होता हूं, तो हमारे साथ आप जरूर जुड़े। और इससे क्या होगा, आपका जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वहां तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। तो इसके लिए हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग, उसको आप 100% सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।